हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका प्रेप ऑन आईएएस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस कोरोना और सर्दी के दौर में ठीक होंगे। आशा है कि आप सब लोग ये जो लेक्चर्स हैं बेसिक साइंस पे इन्हें एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ फीडबैक भी दीजिए मुझे। जो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए उनका आंसर कीजिए, और अगर आपको कहीं डाउट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसे वो मेरे से पूछिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। एलिमेंट्स की हमने बात पिछले लेक्चर्स में भी की थी, पर उसके टाइप्स या बेसिक डिटेल में नहीं गए थे हम। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, एंड एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आपको इतना समझ में आ गया था पिछले लेक्चर में कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, वो मिलके क्या है एक अरेंजमेंट बना लेते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, एटम। जब तक केमिकल रिएक्शन हो रही है तब तक इसका जो न्यूक्लियस है एटम का, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बैठे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सिर्फ ये क्या इलेक्ट्रॉन जो है उसकी शेयरिंग या फिर अदला बदली हो सकती है। तो ऐसे सब्सटेंस एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी, मैं लिख देता हूं यहाँ, ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी broken down into simpler substance by chemical means is called an element। ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल मीन्स से और ज़्यादा तोड़े नहीं जा सकते, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। ये जो बोल रहे हैं उसे मैं समझा देता हूँ। अभी हम देख रहे थे बॉटम टॉप अप्रोच कि हमने छोटे पार्टिकल लिए और उससे एक एटम बना लिया, उसे हमने एलिमेंट बोल दिया कि ये एक प्रकार का एलिमेंट है। अगर उस एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं तो वो दूसरे प्रकार का एलिमेंट। क्योंकि हमें जनरली नेचर में ये नहीं मिलते हैं, हमें जनरली क्या है कॉम्प्लेक्स चीज़ें मिलती हैं नेचर में, जिसमें हजारों लाखों एटम्स हों, करोड़ों अरबों एटम्स हों, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज्ड हो, मॉलिक्यूल हों, कुछ वो मॉलिक्यूल भी अपने आप में बॉन्डिंग कर रखे हों। तो हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस नेचर में मिलते हैं। अभी जो डेफिनेशन थी वो ये बोल रही थी कि एलिमेंट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सके बाय केमिकल मींस। हम तोड़ने को तो एटम को भी तोड़ सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, पर अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो हमें जो फाइनल पार्टिकल मिलेगा तोड़ने पे केमिकल रिएक्शन से, वो क्या मिलेंगे, इंडिविजुअल एटम्स ऑफ दिस सब्सटेंस। जो भी ये बॉडी है, मास है, कंपोजिट मास है, इसमें अगर हम कितना भी तोड़ते जाएं केमिकल मींस से, जब तक हम न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं तब हमें क्या मिलेंगे, एटम्स। अब ये एटम्स एक बॉडी में कई टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बॉडी किसी भी प्रकार की ले सकते हैं। एक ले लीजिए आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपकी बॉडी या मेरी बॉडी, और एक ले लीजिए आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक रॉक। ठीक है, इसको हम तोड़ते गए, पहले लिविंग की बात कर ले, इसको हम तोड़ते गए तो हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट मिले। पहले तो हमने अपनी बॉडी को तोड़ा, ऑर्गन मिले, ऑर्गन को तोड़ा, सेल मिले, सेल को तोड़ा तो कुछ कार्बोहाइड्रेट या जो मॉलिक्यूल्स जिनसे सेल बने हैं वो मिले, उनको भी तोड़ा मॉलिक्यूल्स को, तो हमें क्या मिले, कुछ एटम्स के ग्रुप मिले। जैसे H2O हमारी बॉडी में था, उसको तोड़ा हमने तो हमें क्या मिल गया, H2O+O मिल गया। फिर हमने H2O को, ये तो एक टाइप का एलिमेंट हो गया, इसे फर्दर हम केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ सकते। और H2O में गए
तो हमें फिर H मिला, तो ये फर्दर एक और टाइप का एलिमेंट हो गया। और H2 भी एक एलिमेंट है, क्योंकि जो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है वो भी अपने आप में एक एलिमेंट। नॉन लिविंग की बात करें, मान लीजिए आप SiO2 से, रॉक में मैक्सिमम यही रहती है, इससे स्टार्ट किया, आपने इसे तोड़ा, केमिकल मीन से सेपरेट किया है ना, Si अलग हो गया, O2 अलग हो गया, O2 को और तोड़ा तो फिर आपको O ही मिला, कोई और नया सब्सटेंस नहीं मिला, सिंपली 2 O मिले। तो ऐसी लेवल जहाँ पे आप और ना तोड़ सकें और आगे ना जा सकें, ऐसी चीज़ों को Si हो गया, H हो गया, O हो गया, इनको हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्स। फर्दर ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्स। ऐसी चीज़ें जो कि फंडामेंटली एग्जिस्ट करती हों, जिनसे कि पूरा बॉडी बनी हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो ऐसे कितने टाइप के एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? प्रेजेंटली देयर आर 118 एलिमेंट्स। अभी कितने हैं? 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 92 तो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम कोई भी नेचुरल अकरिंग ऑब्जेक्ट ले लें यूनिवर्स में, उसको ब्रेक डाउन करते जाएं एटॉमिक लेवल तक, तो हमें 92 टाइप के एटम्स मिलेंगे, ठीक है। और फिर बाकी की ये कहाँ से आए? 16 जो हैं ये यहाँ से आए। 16 कई साइंटिस्ट रहते हैं ना जो कि रिसर्च कर रहे हैं कि क्या और कॉम्बिनेशन हो सकता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, जिससे कि प्रोटॉन नंबर बढ़ता जाए। अभी तक तो 92 तक तो क्या है, 1 to 92 तक तो नेचर में एग्जिस्ट करता है। यानी इतने प्रोटॉन तो एक न्यूक्लियाई में हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, 92 तक हो सकता है। एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं जब हम 118 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम एक न्यूक्लियस में कितने अभी तक हमने देखे हैं? 118 प्रोटॉन देखे हैं। और जो बाकी ये 16 हैं, ये साइंटिस्ट ने किसमें? लैब्स में बनाए हैं। तो बेसिकली जब हम एटम्स की स्पीसीज की बात कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप का एटम है, तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोटॉन का जो नंबर है उस न्यूक्लियाई में, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। प्रोटॉन नंबर या इसी को क्या बोल देते हैं हम? एटॉमिक नंबर। हम क्यों जो न्यूट्रॉन का नंबर है उसे काउंट नहीं करते हैं या उसके हिसाब से डिवाइड नहीं करते हैं एलिमेंट्स को, ये मैंने कल भी बताया था आपको और अब फिर से बता देता हूँ। वो इसलिए कि जितने प्रोटॉन होते हैं एक न्यूक्लियाई में, उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल रहता है एक एटम, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी हिसाब से वो प्रॉपर्टी शो करेगा, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी शो करेगा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में या प्रॉपर्टीज में, या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सारी को कौन गवर्न करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल। तो प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई वी डिफाइन एलिमेंट्स, वी डिवाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आपके पास एक प्रोटॉन है तो आपको हाइड्रोजन बोल दिया हमने, 2 हैं तो आपको हीलियम बोल दिया। ऐसे करते 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 118 तक हमने आपके नाम रख दिए, और उसी हिसाब से जितने आपके पास प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, उसी हिसाब से आप प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम इन एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी होगी ये, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबने देखी होगी क्योंकि ये हमारे 9th-10th के सिलेबस में थी और सबको पढ़ाई जाती है। तो बेसिकली हमें पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ना है, यहाँ एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल। ऐसी एक टेबल देखी होगी आपने जिसमें एलिमेंट्स जो हैं हमारे 118 एलिमेंट अरेंज किए गए हैं। यहाँ पे 1 मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा, ऐसे चलते चलते यहाँ लास्ट में 118। कुछ यहाँ से उठा के हमने एलिमेंट यहाँ अरेंज कर दिए
क्योंकि उनके लिए यहाँ जगह नहीं थी, वो अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई, एलिमेंट्स क्या है, कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसके हिसाब से जो एलिमेंट इस टेबल में इस साइड आते हैं उसे हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स क्या होते हैं देखते हैं अभी, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस हिसाब से हमने उन्हें इधर अरेंज किया है। इधर जो है उन्हें हम क्या है, नोवेल गैसेस बोलते हैं। प्लीज़ ये सब लिख लीजिए, ये सब पूछ लिया जाता है कि नोवेल गैसेस पीरियोडिक टेबल में कहाँ दिखाई जाती हैं। लास्ट का जो कॉलम है उसमें जो 6 गैसेज हैं वो नोवेल गैसेज हैं। इधर कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, N2, कार्बन, नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अभी। इधर भी मेटल्स हैं मोस्टली। इधर आपने एक नाम सुना होगा रेयर अर्थ मेटल्स या लैंथेनाइड्स भी बोल देते हैं, अर्थ मेटल, जिनकी चाइना अभी क्या है मेन प्रोड्यूसर है, तो वो दादागिरी भी करता है और जिनके यूज भी अच्छे खासे हैं, लैंथेनाइड्स। इन सबको एक एक से डिस्कस करते हैं अभी कि जो मेटल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है, नोवेल गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे कुछ मेटलॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं। मेटलॉइड मतलब ऐसा जो कि बहुत किसकी प्रॉपर्टी शो करते हो, मेटल्स की भी और कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हो। तो ये हमने एलिमेंट देख लिए। एलिमेंट को किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, प्रोटॉन नंबर पे डिवाइड करते हैं, वो भी देख लिया। क्यों करते हैं प्रोटॉन नंबर के हिसाब से डिवाइड, क्योंकि प्रोटॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो और उसी वजह से उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो इस वजह से हमने उनको डिवाइड भी उसी वजह से किया और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमने उन्हें एक टेबल में अरेंज कर दिया जिसका नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा ये ऐसे मूव करेंगे, फाइनली एक जगह जाके ये इस जैसी प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, फिर हम दोबारा यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये कॉलम्स हैं जो बेसिकली ये क्या है, एक ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक टेबल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल हो गई। अब मैंने आपसे बात की पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले तो हैं जो सबसे ज़्यादा हैं वो क्या हैं, मेटल्स। थोड़ा सा मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स जैसे कि आयरन, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि मरकरी, ये मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और क्यों ये वहाँ रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में, वो देखते हैं। तो ये क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, मतलब कि इजीली इनसे आप जो हॉटनेस है ऑब्जेक्ट की वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेटल की रॉड जल्दी और हीट अप हो जाती है एज़ कम्पेयर टू रबड़ या जो भी सिंथेटिक चीज़ें हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर के वायर रहते हैं, एल्यूमिनियम के, स्टील के वायर आपने देखे होंगे, उसको भी ये कंडक्ट करता है। मैलिएबल, मैलिएबल मतलब कि आप इन्हें थिन शीट्स में, मैलिएबल मतलब अगर आप इन्हें लंबे लंबे वायर्स में खींच सकते हो। डक्टाइल मतलब आप इन्हें शीट्स बना सकते हो। देन दे हैव शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस होती है और वो क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, जिनसे वो क्रिस्टल भी बनाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई जो कि ह्यूमंस के काफ़ी यूज़ की हैं। अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आती है एक चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज आती है, उससे पहले आप मुझे बताइए कौन सी एज एग्जिस्ट करती थी और चाल्कोलिथिक का क्या मतलब है। ये अगले उसके लिए क्वेश्चन मार्क है, जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तब उसमें आपको बताऊंगा। और उससे पहले कौन सी एज आती थी, स्टोन एज, यानी कि अर्थ पे जो मेटल एग्जिस्ट करते हैं जिनकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि उनका शेप हम चेंज कर सकते हैं हीट करके, उनको रीयूज़ कर सकते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं,
दे कैन बी मेड इनटू सीड्स। ये सारी चीज़ों की हम यूज़ कब से करने लग गए? चाल को मतलब आप कह लीजिए कॉपर एज से। कॉपर एज करीब 4000 BC से 6000 साल पहले से हम इन्हें ये ह्यूमंस में इतनी टेक्नोलॉजी सीख ली थी कि वो इसका यूज़ करने लग गया था। तो अब आपको मेटल्स की वैल्यू समझ में आ गई होगी। और आयरन एज करीब 3000 साल पहले यानी 1000 BC में जब आयरन की खोज हो गई थी, या फिर उसको ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी जो धरती में से आयरन ओर को निकाल के आयरन कन्वर्ट करके उसे यूज़ करने लगे, तब से पूरा धरती का फेस ही चेंज हो गया। तो अब आपको मेटल्स की प्रोडक्टिविटी या यूटिलिटी समझ में आने लगी होगी। ये मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स की हम बात करें, नॉन मेटल्स की हम बात करें तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए पत्थर में करंट नहीं आता है। और इसके क्या फ़ायदे हैं? लेकिन दे आर अबेंडेंट, काफ़ी अबेंडेंट है नेचर में। तो आप इससे जो भी हाउसेज वगैरह या जो इन मूविंग चीज़ें वो आप इनसे कंस्ट्रक्ट करोगे, हाउसेज वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें इसी की इन्हीं से होती हैं। देन दे आर वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। आप नाइट्रोजन और कार्बन के बिना, जैसे हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बिना लाइफ एब्ज्यूम नहीं कर सकते हो। लाइफ के लिए क्या है? वेरी एसेंशियल है, ये भी मत भूलिएगा। देन दे आर जनरली नॉन शाइनी, लस्ट्रस नहीं होते हैं, शाइन नहीं होती है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स को आप रीमेल्ट नहीं कर सकते हो, नॉन डक्टाइल होते हैं, आप उनको गर्म करके द्वारा शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, या ठंडे होने पे भी उनका शेप चेंज नहीं कर सकते हो। गर्म होने पे तो शायद कर भी सकें, और उन्हें जो भी तोड़ फोड़ के फोर्स लगा के आप उन्हें थिन शीट्स या वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, और वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटलॉइड्स की बात हो गई थी। मेटलॉइड्स कैसे होते हैं? मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हो, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की। इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, वो लिखिए। सिलिकॉन, सिलिकॉन पूरा क्या है? सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। बोला ना मैंने, क्या दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, बोथ मेटल की एंड नॉन मेटल की, और इसी वजह से पूरा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उसमें ये हैवीली यूज्ड होता है। एंड बोरॉन, बोरॉन क्या है? अनदर एलिमेंट जो कि कैसा है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑन दी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक तो ये एलिमेंट हो गया जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक और कौन है? मरकरी। मरकरी क्या है? एक मेटल है, फिर भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे। ये दोनों एग्जांपल रट लीजिए, दो ही हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ दो ही ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या हैं? लिक्विड हैं। ये आपको याद रखना है। और सिलिकॉन ना तो एक नॉन मेटल है ना मेटल है, क्या है वो? मेटलॉइड या ट्रांजिशनल मेटल है। ये आपको याद रखने हैं। और काम की चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स क्या होते हैं? जो हम देख रहे थे कि नीचे अलग से टेबल बनी होती, इन्हें हम क्या बोल देते हैं? रेयर अर्थ मेटल। ये रेयर इतने भी रेयर नहीं है जितना इनका नाम है। ये डायमंड और गोल्ड से मोर अबंडेंट है रेयर अर्थ मेटल। बट दिक्कत क्या है? इनकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो इन्हें कभी कभार रेयर अर्थ मेटल भी बोल दिया जाता है। ये इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं रेयर अर्थ मेटल कि अभी देश जो कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली एक्सप्लोर करने में लगी हुई हैं कि कहाँ उनको रेयर अर्थ मेटल मिल जाए, क्योंकि जो इनके इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक यूजेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अब मैं आपको वो इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक यूजेज लिखवाता हूँ,
जो इनके हैं, पहला तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होते हैं ये यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन है कि रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये बेसिकली मेटल्स हैं, और ये कितने मेटल्स हैं, 15 का ग्रुप है ये, ठीक है। 71 टू यू कैन से 70 टू 85 तक। तो वहाँ से ये 15 का एक ग्रुप है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है पहला इसका। देन इसका कैटलिस्ट, सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो कैटलिस्ट इन मैनी इंडस्ट्रीज़, कैटलिस्ट इन मैनी इंडस्ट्री, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में ये कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ होता है, और मेन यूज़ यही है। मोर देन 60 to 70% यूज़ इसका एज ए कैटलिस्ट है। देन आपने कार कभी साइन करते देखी होगी, तो उसके जो पेंट वगैरह है उसमें भी ये यूज़ होता है। देन और क्या एप्लीकेशन है, जो फ्लोरोसेंट लैंप्स हैं, फ्लोरोसेंट लैंप्स हैं, उनमें भी इसका यूज़ है। सिगरेट्स वगैरह, सिगरेट्स के जो लाइटर्स हैं उसमें यूज़ है। लो अलॉय स्टील में यूज़ है। एंड कोरोजन इनहिबिटर होता है, कोरोजन जंग नहीं लगने देते हैं ये सारे मेटल्स, जिसमें भी आप इन्हें मिला दो, जैसे कि इनहिबिटर्स, जैसे कि स्टील में मिला दीजिए जिंक के साथ, कॉपर के साथ। तो प्लीज़ इनके यूजेस को रट लीजिए, सारा एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अभी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी आप ये समझ लीजिए, ये ब्लड है जिससे वो चल रही है, ये पूरा कंट्रोल कर रहा है जो बेसिक चीज़ें हैं मॉडर्न इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में। उसमें एक और चीज़ यहाँ बता दूँ, एक लिथियम मेटल होता है, लिथियम मेटल। आपने लिथियम आयन बैटरीज़ का नाम सुना होगा, आपके मोबाइल की बैटरीज़ को खोल के देख लीजिए, अगर खुलती हो तो ज़बरदस्ती तोड़िए मत। ये एक एलिमेंट है जो कि क्या है, बेसिकली मेटल है। क्या है, मेटल है। और ये अपना, इसका एटॉमिक नंबर, या इसमें कितने, 3 प्रोटॉन है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। तो प्रोटॉन, इसका मतलब हो गया प्रोटॉन 3 है। तो हम यहाँ बनाते हैं इसे, मैं क्यों बता रहा हूँ बाद में बताऊँगा, फिलहाल आप इसे बना लीजिए। 3 इसमें प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो 3 आप कह लीजिए इसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे, 2 इस यहाँ और एक बाहर की ओर। तो ये जो बाहर वाला है, मैक्सिमम जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं। केमिस्ट्री का है, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, पर ये याद रखिए। तो जो ये बाहर वाला है ये इजीली किसी को भी, लिथियम क्या है, किसी को भी दे देता है इस इलेक्ट्रॉन को। ये जो है, ये जो न्यूक्लियस है, इस बाहर वाले प्रोटॉन को किसी के साथ भी शेयर कर लेता है। अब एक बार अगर इस जो एटम पहले न्यूट्रल था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया नेगेटिव, तो ये कैसा हो जाएगा, लिथियम पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार ये पॉजिटिव बना लिथियम का ये पूरा एटम, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, तो फिर ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर बन जाता है। इसलिए ये बैटरीज में यूज होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आयन। देखिए आप, ये क्या है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे एटम जिन पर पॉजिटिव चार्ज लगा हो उन्हें क्या बोल देते, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा हो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, आयन। जो मेटल्स हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इच्छा रखते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली, या हेलोजेंस हैं जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, वो जनरली इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखते हैं। उनकी जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और मेटल्स का रैपिडली एटम दे देता है। इसी की वजह से एक और फेनोमेनन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। सिमिलर, मैंने बताया ये सारे क्या चीज़ें, केमिकल चेंजेस हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, Fe आयरन जिसके पास कितने 26 प्रोटॉन है, और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से, जैसे अभी लिथियम ने दिया था वैसे ही आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन इजीली किसे दे देता है या शेयर कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। तो फिर ये फाइनली क्या बना लेता है, Fe2O3। इसके कुछ 2 आयरन के मॉलिक्यूल के, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है बाहर की ऑर्बिट के साथ, वो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ शेयर करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, रस्टेड आयरन।
आयरन रस्टेड आयरन कुछ नहीं होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे आयरन Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ शेयर करता है और खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव दे देता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे डे टू डे फेनोमेनन होते रहते हैं जो कि एग्जाम में कई बार, अगर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से एग्जाम्स का तो वो यही है कि क्या रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है या स्टेट ऑफ मैटर का चेंज है, वो ये लोग पूछ लेते हैं। तो बेसिकली इट्स ए केमिकल चेंज। हमने अभी तक जो बात की है वो किस बात की है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस हमने जो एटम्स हैं उनको क्लासिफाई कर दिया है, उन्हें एलिमेंट्स बोल के हमने क्लासिफाई कर दिया है पीरियोडिक टेबल में, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये कोई एक एटम है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है कुछ प्रोटॉन है, मैंने एक ही ऑर्बिट में बना दिए। मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसमें 2 प्रोटॉन है p और 2 न्यूट्रॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये E-। एक किसका भाई है जिसके पास प्रोटॉन 2 ही हैं पर न्यूट्रॉन 3 है, और हम उसे तब भी क्या बोल रहे हैं कि एक ही एलिमेंट है। बेसिकली इसका न्यूक्लियस चेंज हो रखा है, और एलिमेंट को हम किसके हिसाब से डिफाइन करते हैं, प्रोटॉन के हिसाब से। तो फिर ये इसका भाई है और इसके पास न्यूट्रॉन की एक्सेस है या कमी है, इसमें 2 हैं तो इसमें 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो हमने डिफाइन किए हैं उनसे कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन हो उनमें, तो ऐसों को हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोप्स, है ना। एक तो हो गया बेसिक जो हमेशा जो नेचर में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, उसमें देखेंगे हम कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं, उसको हमने मान लिया नेचुरल और उसको एक नाम दे दिया, मान लीजिए क्या, कार्बन नाम दे दिया। इस कार्बन के पास जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके पास 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है। इसका एक भाई है जिसके पास जो प्रोटॉन है, भाई कब होगा जब प्रोटॉन क्या है 6 ही है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 7 न्यूट्रॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। ऐसे एटम्स को जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नेचुरली अबंडेंट एलिमेंट है उनके बराबर प्रोटॉन हो पर न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। आइसोटोप्स इतने इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जैसे कि हम कार्बन के एलिमेंट की ही बात करें तो नेचुरली जनरली जो एग्जिस्ट करते हैं कार्बन में वो क्या है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। इसे हम क्या बोल देते हैं, कार्बन 12 बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर के टोटल न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। एक होता है कार्बन 13। कार्बन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन कितने 6 ही है, अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज हो जाएगा तो वो तो एलिमेंट ही चेंज हो जाए। तो C13 में क्या होता है, प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 7, तो ये इसका भाई हो गया, इसे क्या बोल दिया हमने, आइसोटोप। एक और होता है इसी में कार्बन 14 C14, इसमें क्या है 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। अब जो ये C14 है बेसिकली ये है अनस्टेबल, क्या है ये, अनस्टेबल है। और एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि क्या सारे एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं अनस्टेबल होते हैं, और कुछ जो अनस्टेबल होते हैं जैसे कि C14 जिसमें कितने 6 एंड 8, यह कितना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो ये क्यों होते हैं और क्या सारे एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब ये है ये डिके हो जाएगा, इसका जो न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस है वो डिके हो जाएगा किसमें, C12 में डिके हो जाएगा और कोई पार्टिकल
जो सब एटॉमिक पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल है वो निकल आएगा, या और साथ में एनर्जी भी निकलेगी। जैसे ही हम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं वैसे ही एनर्जी निकलना कंफर्म हो जाता है। तो उसका आंसर यही है कि पार्टिकल डिके क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर अनस्टेबल, देयर फॉर्म, देयर शेप ऑफ न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। और अनस्टेबल का फिजिक्स में मतलब होता है कि वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं जो कि एक लो एनर्जी स्टेट में जाना चाहते हैं, और लो एनर्जी स्टेट में जाना चाहेंगे तो कुछ पार्टिकल के साथ साथ एनर्जी एमिट करेंगे। एक ये चीज़ हो गई। कार्बन 14 एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमें कहाँ हेल्प करता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डायनासोर कब मर गए थे, 65 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, सबको पता है डायनासोर कब खत्म हो गए थे, 65 मिलियन ईयर्स अगो। बात यह है आप कैसे जानते हो, आप कैसे कह सकते हो कि इतने साल पहले इस कार्बन 14 की वजह से। बताता हूँ कैसे। आप सबको पता है हमारी बॉडी जो किससे बनी है, हाइड्रोकार्बन से बनी है, हाइड्रोकार्बन से बनी है। इसका मतलब जब हम मरेंगे, कुछ हम में से लोग, और जिन्हें जलाया नहीं जाएगा सिर्फ दफनाया जाएगा, तो उनकी बॉडी हो सकता है कभी किसी को मिल जाए फ्यूचर में। ठीक है, तो 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर मरे और उनके कुछ फॉसिल्स है ना हमें मिल गए। क्या मिल गए? फॉसिल्स हमें मिल गए। हमने उन फॉसिल्स को स्टडी किया और देखा कि जो उसमें जो बॉन्ड्स हैं उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14, C12 और C14 का कितना परसेंटेज है बॉन्ड्स में। हमें यह भी पता है कि नेचुरली C12, अभी अगर हम एटमॉस्फेयर को देखें या फिर रॉक्स को देखें तो उनमें जनरली C12 कितना होता है, कितने परसेंट में, और C14 कितने परसेंट। मान लीजिए ये 99% हमारी बॉडी में, ये सिर्फ 1% है। जब हमने एटमॉस्फेयर से लिया तो ये 1% है। लेकिन अब हम इनकी डायनासोर्स की बॉडी को देख रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है ये कितना है, बहुत कम हो गया, 0.005% बचा है। और ये मैक्सिमम ये है, बाकी का 100 में से मैक्सिमम ये है। तो ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है? होना इतना चाहिए था, हो रहा इतना रहा है। तो हमें एक और चीज़ पता होती है, जो भी न्यूक्लियर एक्टिव मटेरियल होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल, कि ये मान लो 10 ग्राम कार्बन 14 है आज, तो वो 5 ग्राम कितने सालों में होगा? तो करीब ये 5,500 साल में 5 ग्राम रह जाएगा, 5,500 ईयर्स में। और एग्जैक्ट नहीं है और ना इसे रटना है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। ऐसे टाइम पीरियड जिसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होके अपने आधा अमाउंट कितना रह जाए, 5 ग्राम रह जाए 10 में से, या जितना था उसका आधा रह जाए, उसे क्या हम बोल देते हैं? हाफ ईयर या हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। यानी कि अगर हम देखेंगे कि 1% से 0.005% कितने साल में होगा, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि कैसे हम पता करते हैं कि कौन सी स्पीसीज कब लिव की थी, कब जिंदा थी, कब मरी थी वो, और कार्बन का हाफ लाइफ क्या होता है और वो कैसे काम करता है। मान लीजिए वो कार्बन उसमें पहले डायनासोर में कितना था, 10 ग्राम था, अभी वो हमें मिल रहा है कितना, 1 ग्राम मिल रहा है। तो मुझे बताइए कि कितनी हाफ लाइफ के बाद ये 1 ग्राम हो जाएगा। 10 का हाफ करें आप 5, तो मतलब 5,000 साल में पहले वो 5 ग्राम हुआ होगा। देन फिर 5 का और हाफ करें तो वो 2.5, 2.5, देन 2.5 का और हाफ करें, 2.5 का हाफ 1.25, तो करीब इतना हमें मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो इसका मतलब 5,000 साल इसमें लगे होंगे, 5,500 साल, 5,500 साल इसमें लगे होंगे, 5,500 साल, तो ये टोटल हो गया करीब 15-16 हज़ार। ऐसे ही हम जो डायनासोर मरे हैं उनकी एज कैलकुलेट करते हैं कि उनमें पहले कितना मिल रहा था और अब कितना मिल रहा है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, डायनासोर 15,000 साल पहले जिंदा नहीं थे, पर अगर ये मान लीजिए 10 ग्राम की जगह कितना 100 किलो होता और अभी हमें सिर्फ उनमें कितना मिल रहा है,
100 किलोग्राम होता है, अभी हमें उनमें 1 ग्राम मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कितनी हाफ लाइफ ऑफ कार्बन पास हो चुकी होंगी, उसके हिसाब से हम उनकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इस मेथड को रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो एक्टिव कहाँ से आ जाता है, मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी और उन्हें लगा कि कुछ रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है। जो न्यूक्लियाई है C14 का, उनके टाइम पे तो यूरेनियम था जिससे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये क्या है, जब टूट रहा है तो जो एनर्जी निकल रही है वो किस फॉर्म में निकल रही है, रेडियो वेव्स की फॉर्म में निकल रही है, तो इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोल देते हैं। वैसे तो कई फॉर्म में निकलती है, पर मैडम क्यूरी को लगा कि वो किस फॉर्म में निकलती है, यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेट होता है तो रेडियो वेव्स की फॉर्म में, तो उन्होंने इन्हें रेडियो वेव्स तब से बोलने लगे। और कार्बन मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट हो रहा है और इससे हम डेटिंग कर रहे हैं, तो इसे क्या बोल देते हैं, पूरे कंसेप्ट को रेडियो कार्बन डेटिंग, कि हम पता कर रहे हैं कि इन द पास्ट ये कब जिंदा रहे थे। तो C14 एक इम्पोर्टेंट आइसोटोप हो गया, कार्बन का एक आइसोटोप है जिसमें कि 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो नेचर में जो नेचुरली मोस्ट अबंडेंट है C12, उससे कितने 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, और इस आइसोटोप की वजह से हम एज पता कर लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट आइसोटोप जो इम्पोर्टेंट हो उनमें है, वैसे तो आयोडीन का 57 एटॉमिक नंबर है, यानी प्रोटॉन है इसमें, और 127 टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, ये तो है मोस्ट अबंडेंट। इसको हम बोल देंगे क्या, एलिमेंट जो नेचुरली अकर कर रहा है वो, तो ये है मेन आयोडीन। और इसके भाई बहन जिनके पास क्या है 57 ही प्रोटॉन है पर न्यूट्रॉन कितने हैं, ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से इसके कई सारे आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। कितने, मान लीजिए एक का 130 है, एक का 131 है, ऐसे लिखते जाइए कितने आइसोटोप कर एग्जिस्ट करते हैं आयोडीन के, 37, जिनमें से स्टेबल कौन सा है, ये वाला। जो स्टेबल है उसे हम फंडामेंटल एलिमेंट मान लेते हैं। आप कह रहे होंगे कि क्यों इस वाले को मान रहे हैं 127 वाले को, 130 को क्यों नहीं मान रहे 131 को, तो बेसिकली जो स्टेबल है उसी को हम क्या मान लेते हैं, एलिमेंट मान लेते हैं, और बाकी सबको उसके आइसोटोप्स मान लेते हैं। सिमिलरली कार्बन में जो स्टेबल है वो C12 है, ना कि C13 और C14। नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स, एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ, ऑल एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स, ये एक फैक्ट हो गया। सेकंड, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन में आपको पता है एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है, ठीक है। अब कोई ऐसा भी तो एलिमेंट हो सकता है जिसमें एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी बैठा हो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का भाई बहन ही बोलेंगे आइसोटोप। और एक और होता है हाइड्रोजन का जिसके पास एक ही प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो सिंस इलेक्ट्रॉन एक ही है सारों में, तो ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं वो सिमिलर है, वो हाइड्रोजन जैसी ही करते हैं। पर इसमें क्या है, वेट ज़्यादा है इस वाले से, और इसमें और भी ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को, ये तो हो गया हाइड्रोजन, बेसिकली इन्हें क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन एंड 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसे हम क्या बोलना चाहिए था, हाइड्रोजन, यानी 1 प्रोटॉन एंड 3 टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। हाउएवर हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स को हम अलग नाम देते हैं ड्यूटेरियम। बाकी किसी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं उनको हम अलग नाम नहीं देते हैं, उनको हम C14 बोल देंगे, C13 बोल देंगे। कार्बन का है तो जो एक नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है 12 को छोड़ के, 13 वाले को C13, 14 वाले को C14। आयोडीन के जो 127 वाले को छोड़ के उसका मास नंबर वहाँ स्पेसिफाई कर देंगे, नया नाम नहीं देंगे। पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को हम नाम देते हैं जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, उसे ड्यूटेरियम, और जिसमें एक प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन है
उसे ट्रीटियम। अब आप मुझे बताइए कि जो ड्यूटेरियम मैंने यहाँ लिखा है इसका यूज़ क्या है। आपने सुना है कभी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्शन चल रही है जिसमें कुछ न्यूक्लियस क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट हो रहा है, हाई एनर्जी निकल रही है, क्या हाई एनर्जी है, और कुछ पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं, फोटॉन्स भी हैं, पार्टिकल्स भी हैं, है ना। अब आपको इस हाई एनर्जी को कंट्रोल करना है, इन पार्टिकल को स्लो करना है, तो आप इस पूरे चेम्बर में क्या भर दोगे, सिंपल वाटर नहीं भरोगे, H2O नहीं भरोगे, बल्कि क्या भरोगे, ये नहीं भरना है, D2O। उसकी इतनी कैपेबिलिटी रहती है, उसके पास एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, हैवी वाटर भी बोलते हैं इसके मास बढ़ जाने की वजह से। ये क्या है, इन सारी चीज़ों को क्या है, जो हैवी हाई एनर्जी और पार्टिकल निकल रहे हैं उन्हें कंट्रोल कर सकता है और रिएक्शन को कंट्रोल्ड रिएक्शन कर सकता है। अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये एकदम से फट जाएगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, और ये जो चेन रिएक्शन है जो एक फिजन में होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और जो रिएक्टर है न्यूक्लियर रिएक्टर वो फट जाएगा। तो कंट्रोल्ड रिएक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, D2O। ये D2O भी क्या है, नेचुरली अनस्टेबल है, वो किस में कन्वर्ट होता है, H2O में, पर ये अभी भी प्रेजेंट है हमारे ओशियन वाटर में, तो हम वहाँ से इसे फिल्टर करके लाते हैं और रिएक्टर्स में भरते हैं। फाइनली एक और आइसोटोप सबसे इम्पोर्टेंट, यूरेनियम का आपने एलिमेंट का नाम सुना होगा। इसका जो एटॉमिक नंबर है 92 है, और जो मोस्ट अबंडेंट जो इसके मास है, टोटल मास है, वो 238 है। मतलब 92 प्रोटॉन एंड कुछ न्यूट्रॉन मिला के टोटल 238। ये क्या है, स्टेबल है और मोस्ट अकरिंग है। स्टेबल है मतलब इससे आप फिजन रिएक्शन जो कर रहे थे वो इससे नहीं मिलने वाली है। न्यूक्लियर बॉम्ब आप यूरेनियम 238 से नहीं बना सकते हो, तो फिर किससे बना सकते हैं हम। इसका एक और भाई होता है यूरेनियम 92 235। ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब इसका न्यूक्लियस टूट के छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, छोटे में आयोडीन वगैरह में कन्वर्ट होता है, प्लस पार्टिकल प्लस लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है, लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियर मटेरियल है अर्थ पे जो अवेलेबल है वो क्या है, यूरेनियम 235। इसे हम नेचुरल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में यूरेनियम बोलेंगे। इसका भाई है 235। इसके हम नंबर को स्पेसिफाई नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल है और मोस्ट अबंडेंट है, इसके को हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो जो एलिमेंट ये है, एलिमेंट हो गया यूरेनियम 238 और उसका भाई बहन या आइसोटोप हो गए 235। तो अब मैंने आपसे बात की थी कि क्यों हम एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, प्रोटॉन नंबर के पे, और क्यों न्यूट्रॉन नंबर पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कैसी होती है, केमिकल या फिजिकल, केमिकल और फिजिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ही मेन रोल रहता है। और इलेक्ट्रॉन का मेन रोल होने का मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो बेसिकली प्रोटॉन का ही मेन रोल रहता है। ऑल्दो प्रोटॉन भी टूट के नहीं जाता है, पर एक तरह से हम प्रोटॉन से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं तो प्रोटॉन से ही कर सकते हैं क्योंकि सेंटर में प्रोटॉन। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात आती है, जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात आती है, वैसे ही हम उसके किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, यूरेनियम में हम 92 से ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, उसका जो मास नंबर है, जो 238, 235, 233, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं क्योंकि फिर उन रिएक्शंस में या उस क्लासिफिकेशन में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब हम एटॉमिक नंबर स्पेसिफाई करते हैं, एटॉमिक नंबर, तो उसमें बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ प्रोटॉन के हिसाब से ही एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। हम न्यूट्रॉन या मास नंबर के हिसाब से भी एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कब कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी डे टू डे लाइफ में बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही रोल प्ले करता है,
चाहे वो कंडक्टिविटी हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस हो, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हों, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनना और आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, तो उसकी हिसाब से हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे ही हम थोड़ा डीप में जाते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं, वैसे ही हम इन्हें इसके हिसाब से भी डिफाइन करने लगते हैं। ये हो गया। फाइनली एक और चीज़ रह गई है, एक तो हो गया आइसोटोप्स, एक होता है आइसोटोन्स। आइसोटोप्स तो वो हो गए जिसमें प्रोटॉन सेम हो और न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट हो, ठीक है। एक होता है आइसोटोन्स जिसमें न्यूट्रॉन के नंबर सेम हो, न्यूट्रॉन जो है वो सेम हो लेकिन प्रोटॉन डिफरेंट हो, प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट हो। इसका कुछ बहुत ज़्यादा वो एप्लीकेशन वगैरह है नहीं, या रिसर्च है नहीं इसमें। एक तरह से कर लीजिए, या तो आप आइसोटोप्स के हिसाब से देख लीजिए, आइसोटोन्स के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि हमने बेसिक किसको मान लिया, प्रोटॉन नंबर को, तो बाकी एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स के हिसाब से देख लेते हैं कि किसमें न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो कहानी अधिकतर यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर भी आपको ये पता होना चाहिए था, तो मैंने बता दिया। अब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो कि प्रोटॉन के हिसाब से डिफाइंड है वो क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है, और उनमें से कुछ अनस्टेबल है। एज फार एज एलिमेंट्स इन कंसर्न्ड, अगर हम यूरेनियम की बात करें तो चाहे यूरेनियम 238 हो, 235 हो, ये सारे ही अनस्टेबल हैं। पर इसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, किससे, यूरेनियम 235 से। मतलब कि ये बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ये पूरे आप कह लीजिए हज़ारों सालों में इसका हाफ लाइफ है, कि अगर आपने आज 10 ग्राम रखा है तो कई हज़ार साल बाद जाके वो 5 ग्राम रह गया है। तो ये इसीलिए हम इसे नेचुरल अकरिंग या एलिमेंट मान लेते हैं, और इसे आइसोटोप मान लेते हैं। फाइनली जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे थे लोग कि वो क्यों होती है और क्या है, तो वो मैं जो अब एडवांस थोड़ा जानना चाहते हो उन्हें बता दूं। इस एक्सिस पर रख लीजिए आप स्टेबिलिटी, और इस पर रख लीजिए एटॉमिक मास। तो हम जैसे जैसे एक नंबर से यानी हाइड्रोजन से कहाँ 118 तक मूव करते हैं, जो भी हमने बनाए हैं, जो नेचुरल अकरिंग हैं, इसका एक है। तो ये जो स्टेबिलिटी है ये क्या है, मूव बढ़ती जाती है, और एक पीक आता है और फिर डिक्लाइन हो जाती है, और 92 के बाद तो ये बिल्कुल ही लगभग 0 हो जाती है। 92 जहाँ यूरेनियम है। ये जो पीक आती है कितने पे आती है, 56 पे, जो कि किसका एटॉमिक मास है, आयरन का, Fe। 26 प्रोटॉन होते हैं और 56 उसका एटॉमिक मास होता है। तो इसीलिए जब हम सन में फ्यूजन रिएक्शन होती है, छोटे पार्टिकल से बड़े की तरफ मूव करते हैं, हीलियम की तरफ, तब भी हमें एनर्जी मिलती है। स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, ये हाई एनर्जी पे है, ये लो एनर्जी कर्व जस्ट अपोजिट रहेगा इसका, ये, ठीक है। स्टेबिलिटी और एनर्जी हमेशा क्या है, अपोजिट रहती हैं। तो ये हाई एनर्जी से ही हाइड्रोजन वाला लो एनर्जी में मूव करेगा हीलियम में, तो क्या है, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। सेम हियर, यूरेनियम 92 को लीजिए, या यूरेनियम 235 को, वो जैसे ही छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा 57 या आयोडीन वगैरह में, वैसे वैसे आपको कुछ एनर्जी मिलेगी, और स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बेसिक फंडा है। क्यों ऐसा होता है कि हम जैसे बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ तक कुछ देर तक वो स्टेबिलिटी बढ़ती है और फिर घटने लगती है। इसका आंसर अभी तक साइंस भी नहीं जानती है, और कुछ सालों में जान जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की, प्रैक्टिकल चीज़ें कवर की, रेडियो कार्बन डेटिंग देखी, एलिमेंट्स बताए आपको, उनके टाइप्स बताए, और रेडियो एक्टिविटी कैसे काम करती है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब देखे। मुझे एक चीज़ बताइए आप कि क्या जो मैंने पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं आया। ये जो लेक्चर्स हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, पर मेरी बात मानिए कि अगर आपने ये कर लिए तो आपको कभी साइंस में,
चाहे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या लाइफ में जनरल बात कर रहे हो, कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। सो थैंक यू, प्लीज़ गिव मी सम फीडबैक जिससे कि मैं इन्हें इम्प्रूव कर सकूं और आप जो चाहते हैं वो मैं यहाँ बता सकूं।